जी। अर्पण जी, मुझे लगता है मेरी आवाज़ आ रही है। बहुत धन्यवाद आपको। कुछ कठिनाइयाँ हुई हैं इस अनुष्ठान में जुड़ने से। और आज का जो विषय है, जो कि श्रृंखलाबद्ध रूप से नरेश सक्सेना जी के कवि व्यक्तित्व पर आयोजित है जनसुलभ पुस्तकालय द्वारा, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और इस श्रृंखला में हमारे कई विद्वान मित्रों ने। हेलो, हाँ। हाँ, इस श्रृंखला में हमारे कई विद्वान मित्रों ने अपने वक्तव्य दिए हैं और वक्तव्य जारी है। नरेश सक्सेना जी का कवि व्यक्तित्व इतना विराट है कि उन पर बोलने में अपना एक सुख भी है। जैसे उनकी कविताएं आतंक नहीं छोड़ती हमारी प्रज्ञा पर, हमारी मति पर, हमारी गति पर, वैसे उनके ऊपर बोलने का अर्थ है कि उनकी कविता के साथ एक यात्रा करना। हमें उनकी काव्य पदावली में प्रगीतात्मकता के तत्वों पर बात करनी है। तो एक बात तो मैं कह दूं कि किसी आलोचक या समीक्षक या विवेचक की मुद्रा में नहीं, बल्कि आस्वादक की मुद्रा में मैं यहाँ हूँ। और हमसे पहले उन पर श्री सुभाष राय जी, रमेश अनुपम जी, विनय मिश्र जी, नलिल रंजन सिंह जी, पूर्वा नरेश उनकी बिटिया, यतीश कुमार जी, विनोद भारद्वाज जी और राकेश जी बोल चुके हैं। तो जाहिर है कि बहुत सारे उनके जो पहलू हैं उनको अपने विवेचनों में लोगों ने लिया है। उनके उनके कवि व्यक्तित्व की जो तरलता और सरलता है, मुझे लगता है कि उनकी उनकी कविताओं की भी तरलता सरलता है। नरेश जी से मेरी मुलाकात बरसों पहले कभी लखनऊ में हुई, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में, या कभी लखनऊ के किन्हीं मंचों पर उन्हें सुना करता था। और लेकिन घनीभूत रूप से उनसे मिलना जुलना, जैसे किसी के कवि व्यक्तित्व से मिलना जुलना होता है, वो तब हुआ जब उनका पहल सम्मान के अवसर पर उनका पहला कविता संग्रह आया। उस समय मैं कोलकाता में था, समुद्र पर हो रही है बारिश। तो वो पहला कविता संग्रह उनका था और इस उम्र में आने का अर्थ था कि कविता के इतिहास में एक सेंध लगाता हुआ व्यक्तित्व आ पहुंचा है। तो उस अर्थ में एक बड़ा कौतूहल भी था कि नरेश जी अब अपनी कविताओं के साथ सामने आ रहे हैं, जबकि वे धर्मयुग में और 48 के समय से ही वो लिखा और यदा कदा छपा करते थे। तो उनका कवि व्यक्तित्व तो बना हुआ था, लेकिन कोई संग्रह नहीं था, तो मूल्यांकन का कोई आधार नहीं था। लेकिन वो पहला कविता संग्रह आते ही नरेश जी के काव्य के प्रति उत्सुकता पैदा होनी शुरू हुई। मुझे लगता है उससे पहले भी कृतियोर इत्यादि पत्रिकाओं में उनकी कुछ कविताएं मैं पढ़ चुका था। जब वो कविता संग्रह आया तो कोलकाता में प्रभाकर श्रोती जी वागर्थ के संपादक थे। उनसे मैंने कहा कि एक कविता संग्रह नरेश जी का आया है, ज़रा देखें आपके यहाँ आया क्या। उन दिनों कलकत्ते में रहते हुए हिंदी पुस्तकें बहुत कम पढ़ने को मिल पाती थी। तो एक आग्रह था कि अगर वो मिल जाए तो उसे पढ़ा जाए और उस पर कुछ लिखा जाए। तो प्रभाकर जी ने कहा कि आई तो नहीं है। मैंने कहा बंडल देखें। तो बंडल दिखवाया तो उन्हें वो पुस्तक मिली। उसे वे घर ले गए। उसकी एक प्रति उन्होंने मुझे भी दी और एक प्रति वो ले गए, और उसको पढ़कर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि एक ऐसा कवि जो अभी तक आलोचना की जो प्रचलित विवेचन की मनोभूमि है उससे गायब था, लेकिन इतना अच्छा कवि है कि उसे पढ़ते हुए बहुत ही आनंद आ रहा है। नए अर्थ खुल रहे हैं जीवन के, हमारे समाज के, हमारी विडंबनाओं के। तो वो एक पहला प्रभाव नरेश जी का उनकी पुस्तक के माध्यम से हुआ। फिर बीच में से मुलाकातें होती रहीं, और बीच में हम लोग एक बार 2014 में मंत्रालय की तरफ से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर थे। लगभग एक हफ्ते की वो यात्रा थी, जिसमें हिंदी के बहुत सारे विद्वान कवि वहाँ हमारे साथ थे, हम उनके साथ थे। तो उसमें वहाँ रहकर हमने ये देखा कि जब भी उनका साथ हो तो उनका पढ़ा लिखा, उनसे बातचीत, उनके संस्मरण और उनकी कविताएं भी,
यथा कथा सुनने को मिलती, कई मंचों पर उन्होंने चीज़ें सुनाई अपनी, और यात्राओं में बराबर वे आनंद लेते थे, बिल्कुल अपने ऊपर किसी गुरु गंभीर व्यक्तित्व का भार न लादे हुए बहुत ही सहज रूप से वे मिलते थे। और एक बार ऐसा हुआ कि गुजराती स्कूल था जहाँ पर हम लोग ले जाए गए, और वहाँ पर एक स्कूल चलता था जहाँ गुजराती के अलावा हिंदी भी सिखाई जाती थी प्राथमिक कक्षाओं में। तो वो वहाँ के आर्य समाज द्वारा शायद संचालित था। और इस तरह से जब हम लोगों की टीम वहाँ गई, जिसमें अशोक चक्रधर थे, श्री भगवान सिंह जी थे, प्रेम शंकर शुक्ल थे, प्रेम जन्मेजय थे, रेवती रमण इत्यादि थे, तो वहाँ पर हमने देखा कि वो एक एक कक्षा में बच्चों के बीच रमे हुए हैं और बच्चे उन्हें घेर कर बैठे हुए हैं। तब हमने देखा कि काफ़ी उन्होंने बच्चों के मनोविज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ें वहाँ पर बताई, और वहाँ के पाठ्यक्रमों में देखा कि क्या किस तरह से हिंदी पढ़ाई जा रही। तो हिंदी का एक कवि इस तरह से वहाँ पर उन बच्चों के बीच मशगूल था, और वही अपनी शिशु जो कविता है उसका उन्होंने वहाँ वाचन भी किया। शिशु लोरी के अर्थ समझता है, ये उन्होंने कविता सुनाई, और काफ़ी देर तक रहे, और फिर वहाँ से हम लोग रुखसत हुए। इसके अलावा बीच बीच में हम जब लखनऊ जाते रहे तब भी उनसे मुलाकात होती रही। उनकी कविताओं पर लिखा भी मैंने, प्राथमिक अपना आलेख वागर्थ में लिखा, बहुत ही संक्षेप में था, लेकिन प्रभाकर जी आलोचनाएं संक्षिप्त ही छापते थे। उसके बाद फिर मैंने विस्तार से लेख लिखा, और बराबर उनकी कविताओं के प्रति मेरी प्रणति, मेरा आस्वादन बरकरार रहा। और उनके व्यक्तित्व की तमाम विशेषताएं हैं, वे इंजीनियर हैं, वे साइंस के व्यक्ति हैं, मैथमेटिक्स के व्यक्ति हैं, और वैज्ञानिक खोजों में, वैज्ञानिक तकनीक में उनकी दिलचस्पियां रहती हैं। लेकिन विज्ञान और इंजीनियरिंग का एक व्यक्ति जब कविता में दाखिल होता है तो जाहिर है उससे बहुत सारे प्रतीक प्रत्यय दाखिल होते हैं कविता में। लेकिन नरेश जी ने अपने को उन प्रतीकों और प्रत्ययों से बचाया जिससे कविता बोझिल होती है। जैसे हम अगर सप्तक परंपरा के मदन वात्स्यायन को लें तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मशीनी शोर है, मशीनी कोलाहल है, उपस्कर हैं और सब यंत्र इत्यादि हैं। लेकिन नरेश सक्सेना जी अपनी कविताओं को यांत्रिक होने से बचाते हैं। उनके भीतर अपूर्व लय है। लय का एक अर्थ तो ये है कि एक ज़माने में वे बहुत अच्छे उन्होंने गीत लिखे, जो कि कविता की एक शैली है। उस दौर में बहुत सारे लोग जो छंदों का जिनमें बोध था उनमें नरेश सक्सेना जी भी थे। बल्कि कहा जाए कि जो नवगीत आंदोलन कविता से छिटक कर अलग से स्थापित हुआ गीत परंपरा की आधुनिक काव्य भूमि पर, उसके प्रयोक्ताओं में और सफल प्रयोक्ताओं में एक दौर में नरेश सक्सेना भी थे। 5 जोड़ बांसुरी जो भारतीय ज्ञानपीठ का संकलन था, वैसा गीतों का संचयन परिपुष्ट और सम्यक आज तक मेरे देखने में नहीं आया। यों नवगीत के बारे में बहुत सारे लोग लिखते रहते हैं, बहुत सारी पुस्तकें आ चुकी हैं, उसके आंदोलन भी चले, और उसमें हमारे समय के कवि सोमनाथ सिंह जी ने भी अपना हाथ बटाया। और लेकिन आज भी मैं समझता हूँ कि गीत का वह चयन जिसमें निराला से लेकर नरेश सक्सेना तक के गीत सम्मिलित थे, उसमें जो कविता की आभा बोलती थी, कोई भी गीत आप उठा लें, वो निराला का हो, ठाकुर प्रसाद सिंह का हो, रविंद्र भ्रमर का हो, माहेश्वर तिवारी का हो, या नरेश सक्सेना का हो, तो नरेश सक्सेना अगर आप अब तुलनीय देखें, गीतों की भाषा भी बदलती रही है। वो ठीक उमाकांत मालवीय के बाद उसकी भाषा बहुत बदली है। तो वहाँ पर नरेश सक्सेना के बहुत सारे गीत थे, और उनमें एक तरह का आवेग ऐसा था, और उसकी 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 जो जो विम्ब धर्मिता थी वो बहुत अचूक थी। हालांकि उसमें उनके 3 गीत ही सम्मिलित थे, लेकिन आप देखें कि आज भी आप चित्रा मुद्गल इत्यादि से बात करें तो उनके गीतों की बहुत लोगों को स्मृति है, उन्हें भी स्मृति है। सूनी संझा झांके चांद मुड़ेर पकड़ कर आंगना, हमें कसम से नहीं सुहाता रात रात भर जागना। ये गीत है, और इस गीत ने काफ़ी उस समय एक जो गीत की पृष्ठभूमि थे उसमें काफ़ी कुछ इसे जोड़ा।
उनके कवि व्यक्तित्व को काफ़ी हद तक अग्रसर किया। और आप जानते हैं कि गीतों में ऐसी संक्रामकता होती है कि वे होठों में बस जाते हैं। का एक और गीत है कि तनिक देर और आस पास रहें, चुप रहें उदास रहें, जाने फिर कैसी हो जाए ये शाम। तो इस तरह से जो गीत का जो स्थापत्य है, जो कि बहुत ही सुकोमल होता है, खुद वे इतनी अच्छी बांसुरी बजाते हैं कि कहने का मन होता है शद्दल के शब्दों में, गंध ने प्यार से छू लिया क्या इन्हें, ये अधर इस जन्म तो हुए बांसुरी। तो इस तरह से उसकी जो पृष्ठभूमि है कि गीत की एक गंध होती है, वो उनकी कविताओं में भी छन कर आई है। उसी समय का उनका एक बहुत लोकप्रिय गीत है, फूले फूल बबूल कौन सुख अन फूले कचनार, वही शाम पीले पत्तों की गुमसुम और उदास, वही रोज का मन का कुछ खो जाने का एहसास, टांग रही है मन को एक नुकीले खालीपन से, बहुत दूर चिड़ियों की कोई उड़ती हुई कतार। ये जो चिड़ियों की उड़ती हुई कतार है, इसका बिंब बांधना, इसके बिंब का संयोजन और सुचारू संयोजन, तो ये जो चारु संयोजन है कविता में प्रगीतात्मकता का, इसमें वे बहुत ही सिद्ध रहे हैं। सांझ की विदा के क्षण आंकने हों या सुबह की वेला की जो ताजगी है उसको लिखना हो, उनके गीतों में काफ़ी ऐसे प्रयोग हमें मिलते हैं। जैसे एक मुझे गीत याद आ रहा, सांझ का ही है, सांझ पर कई गीत लिखे उन्होंने। रह रह कर आज सांझ मन टूटे, कांचों पर गिरी हुई किरणों सा बिछला है, तनिक देर को छत पर हो आओ, चांद तुम्हारे घर के पिछवाड़े निकला है। ये सौंदर्य दर्शन है। गीत में चीजें तब इतनी दबी ढकी होती थी अवगुंठन की भाषा में, कहीं लालित्य में कहीं कोई विद्रूप ना आ जाए। तो हमेशा उन्होंने जैसे अपने गीतों को विद्रूपता से बचाया। हमारी कविता में बहुत सारे आंदोलन चले और कविता विद्रूप भी हुई, आक्रोशित भी हुई, उसे बहुत सारी प्रतिबद्धताओं का कोलाहल भी दिखाई पड़ता है। लेकिन नरेश सक्सेना जी जो वाम चिंतक हैं, जिनके बारे में घोषित है कि वे उनके निशाने पर फांसीवादी रहते हैं, और अभी एक पत्रिका का अंक निकला तो आरोप भी था कि जो सरकार की फांसीवादी प्रवृत्तियों पर बोलता रहता है उस पर सरकार ने ही एक अंक निकाला है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार अगर इतनी उदार है कि नरेश सक्सेना को अपने पन्नों पर जगह देती है या उसे अपनी पत्रिका का एक आधारभूत व्यक्तित्व बनाती है, तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह का जो बोध उनके भीतर है, जिसको मैंने कहा प्रगीतात्मकता, लयात्मकता, वो उनमें अटूट भरी हुई है। तो ये जो गीत की जो पृष्ठभूमि है प्रारंभिक, वो केदारनाथ सिंह की भी रही है, रामदर्श मिश्र की रही है, शंभुनाथ सिंह की रही। उस दौर का कौन सा कवि है, गे ने तो हजारों छंद लिखे, छंद में जो सिद्धि थी उसको बाद में उन्होंने गद्य के स्थापत्य में भी काफ़ी उसका ध्यान रखा। तो नरेश सक्सेना जी को अगर हम देखें कि इस गीतात्मकता का उन्होंने क्या किया, ये वही नरेश सक्सेना हैं जो ये कहा करते हैं, अगर आप उनसे बात करें कि हम कभी कभी फिल्मी गीतों से भी प्रेरणा लेते हैं। प्रेरणा कोई कहीं से भी ले सकता है। ये बहुत आश्वस्तिकारी बात है जहाँ कि हम अपने लोक प्रचलित पदों और लोक प्रचलित शैलियों को, काव्य शैलियों को संशय की दृष्टि से देखते हैं। जैसे कि लोकप्रियता के अगर झांसे में फंसे तो हम तत्काल पतन के शिकार हो जाएंगे। ऐसे किसी आशंका से वे दूर रहने वाले कवियों में हैं, और इसीलिए उनके व्यक्तित्व में जैसी तरलता सरलता है उनकी कविताओं में भी है। मिलने जुलने में आप उनके पास जाएं, आपने अपॉइंटमेंट लिया है कि नहीं लिया है, लेकिन अगर आप पहुंच जाएं गोमती नगर तो वे बड़े प्रेम से मिलेंगे। बल्कि प्रेम से मिलेंगे नहीं, आपको अपना बना लेंगे। उसमें एक बांसुरी का सत्र भी समय भी निकाल लेंगे, आपका यथासंभव बेहतरीन आतिथ्य करेंगे। तो ये सब सारी उनकी पृष्ठभूमि, उनके मिजाज में शामिल है, जो कवि की पृष्ठभूमि है, कवि का जो मिजाज है। और जहाँ तक उनकी कविताओं में क्या है ऐसा जो विचारणीय है, तो देखिए ग्वालियर में जन्मते हैं जहाँ पर 2-3 नदियाँ हैं, जिसमें चंबल प्रमुख नदी है, गोहद है और बंसली है। तो जाहिर है कि नदियों का संसर्ग रहा है। उनके पिताजी वहाँ बांध में
नौकरी करते थे और वहाँ पर उनका रहना हुआ। तो जो वहाँ का बीहड़ है, जो मुरैना का जो एक इलाका है जहाँ दस्युओं का आतंक रहता है, उस इलाके में उनकी पैदाइश हुई। तो इस तरह से उनके उनके व्यक्तित्व में जो जो एक बीहड़ को पहचानने की अपनी दृष्टि बनती है, वह उनकी उनकी कविताओं में भी कहीं न कहीं उतरती है। उनके दो संग्रह आए, समुद्र पर हो रही है बारिश, उसके बाद सुनो चारुशीला। दोनों ही मैं कहूँ कि चारुता का और अर्थ निष्पत्ति का और नए नए मोड़ों और मरोड़ों का परिचायक हैं। यानी वे प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रयोग करने में ये ध्यान रखते हैं कि अर्थ निष्पत्ति में बाधा न हो। किस तरह से वे हमारे बीच प्रासंगिक बने रहने वाले कवियों में हो सकते हैं। जब मैंने कहा कि कविता में वे लय से जुड़ते हैं, वे छंद से जुड़ते हैं, और हमारे यहाँ पर छंद का अर्थ ये नहीं कि हमने मुक्तक लिख लिया, हमने प्रगीत लिख लिया, हमने कोई गीत लिख लिया, कोई नवगीत साध लिया। केवल ये साधना किसी शैली को तुक और लय में उपनिबद्ध हो जाना नहीं है, बल्कि मैं कहूँ कि वे लय की कद्र करते हैं, तुक या तुकांत का नहीं। 60 के आसपास जब उनका संग्रह आया तो मैंने उस कृति को इसी तरह से पढ़ा। अगर आप सरोकारों की बात करें तो उनकी वो कविता बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बारिश में, जो कि किसानों की चिंता की उद्वेग से भरी है। जिसके पास चली गई मेरी ज़मीन, उसी के पास अब मेरी बारिश। और फिर जब ये कहते हैं इस चीज़ को, इसका पाठ करते हैं, आप देखें कि उनमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमने अपने कविता के स्थापत्य को गद्य में बना तो लिया है, लेकिन गद्य के प्रस्तावन में भी क्या हम अपनी कविता का वैसा मधुर, चारु, आवेगी, प्रवाहपूर्ण पाठ कर सकते हैं। बहुत कम कवियों में ये सलीका है कि अपने शब्दों को वे ठीक तरीके से उस रूप में पढ़ सकें जिससे कि उसका प्रभाव कविता जैसा पड़े। जब कविता और गद्य में बहुत बारीक अंतर हो गया है, कैसे एक वाक्य छिटक कर एक गद्य बन जाता है, गद्य का अंश बन जाता है, कैसे वही छिटक कर एक कविता एक काव्यत्व पा लेता है। ये वही बात है जैसे बाणभट्ट ने कभी अपने दोनों बेटों से जब कहा कि क्या है इसका अनुवाद करो, एक दृश्य दिखाकर, तो एक ठूठ पेड़ को देखकर एक लड़का कहता है कि शुष्कम वृक्षम तिष्ठत्यग्रे, सीधे सीधे। दूसरा जो थोड़ा कवि मन था, उसने ये कहा कि जो मैं देख रहा हूं उसका अनुवाद है नीरस तरुरिह विलसति पुरतः। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि इस लय का, इस आवेग का वे पल्ला आज तक नहीं छोड़ते हैं। आप चंबल एक नदी का नाम है, वे कुछ कविताएं लंबे अरसे तक लिखते रहने वाले कवियों में, बहुत कम लिखने वाले कवियों में है। जैसा कि गे कहा करते थे कि कम लिखो, जब तक अनिवार्य न हो मत लिखो। लिखने के पहले सोचो कि जिस कागज़ पर तुम लिखने वाले हो वो किसी पेड़ की बलि है। बहरहाल अब आज तो ज़माना बदल गया, सोशल मीडिया पर बिना पृष्ठ बिना पेड़ की हत्या की हुई भी लगातार लिखा जा सकता है। ऐसी एक वैज्ञानिक दुनिया हमारे सामने है। लेकिन बहरहाल कहने का अर्थ है कि फिर भी पर्यावरण हमारे बीच है और पर्यावरण की चिंता के कवि भी हैं। तो जिन सरोकारों से कोई कवि बनता है उसका सबसे बड़ा सरोकार है कि कवि किसके पक्ष में है। तो किसानों के पक्ष में यह कवि है जब इस बारिश में जैसी बड़ी कविता लिखता है, और जब कि कोयलें और जब उसका आवेग जब धड़कता है कवि के भीतर, तो लगता है किसी लोकगीत से हमको जोड़ रहा है और एक तरह की कारुणिकता के बिंदु पर ले जाकर हमें टिका देता है। सरल और साधारण के पक्ष में आप देखें वे कैसे आते हैं। एक कविता है पत्तियां ये चीड़ की, सींक जैसी सरल और साधारण पत्तियां यदि न होती चीड़ की तो चीड़ कभी इतने सुंदर नहीं होते। हम जानते हैं कि चीड़ में एक तरह की ब्लेड जैसी धार भी होती है, उसका जिक्र भी करते हैं वे। लेकिन चीड़ का जो सौंदर्य है, जो आभा है, जो उसका सुगठन है, वही सुगठन उनकी कविता के सुपठन में आयत्त होता है। और सरल और साधारण के पक्ष में जिस तरह से चीड़ की पत्तियों को लेते हैं, चीड़ के पेड़ की पूरी आभा को लेते हैं, उसी तरह उसी आभा में उनकी कविताओं की सरलता और साधारणता भी पढ़ी जा सकती है। कविता कुछ भी हो, हमारे समय में कवि निरंकुश रहे, निरंकुशा ही कवि।
आचार्य क्षेमेंद्र ने कभी कहा था कवियों से कि कवियों को सबके पास जाना चाहिए, लोग के पास, तरह तरह के समाज के पास, दबे कुचले लोगों के पास, यानी, लेकिन वह वैयाकरण से बचे, आलोचकों से बचे, क्योंकि आलोचकों के पास जो कसौटी है, उस कसौटी पर खड़ा होना किसी कवि के वश का नहीं है, कोई ना कोई गलतियां निकाल दें। तो इससे आचार्य क्षेमेंद्र भी बरसते थे, और मुझे लगता है कि इस व्याकरणिक जो बंदिश है उसे नरेश सक्सेना जी भी तोड़ते हैं। इसलिए कहते हैं कि कितनी सुंदर होती हैं नीम की पत्तियां, ये कोई कविता क्या बताएगी। यानी कविता सब कुछ बता सकती है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कबीर, मनीषी, परिभू, स्वयंभू, ये सारे गौरव गान के बावजूद प्रकृति का कोई विकल्प नहीं है, कवि भी नहीं है, उसकी कविता भी नहीं। ये भी कितने अच्छे ढंग से कहते हैं, कितनी सुंदर होती हैं नीम की पत्तियां, ये कोई कविता क्या बताएगी। बाल मनोविज्ञान में प्रवेश करते हैं तो आप जानते हैं कि वो कविता उन्होंने इसको भी सालों रहकर लिखा। ये 4-5 पंक्ति की कविता के साथ उन्होंने 5-6 साल 10 साल यात्रा की। एक बार उसका पहला ड्राफ्ट लिखा, फिर उसका दूसरा ड्राफ्ट लिखा। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है, बाद में समझेगा भाषा। अभी वो अर्थ समझता है सबकी मुस्कान, सभी की अल्ले ले ले ले, तुम्हारे वेद पुराण कुरान। अभी वो व्यर्थ समझता है, अभी वो अर्थ समझता है। समझने में तुम हो कितने असमर्थ समझता है, बाद में सीखेगा भाषा, उसी से है जो है आशा। तो ये जो बच्चों का मनोविज्ञान है, एहतराम इस्लाम की एक गज़ल है तो है। तो उसमें कहीं है कि मूर्ति सोने की निरर्थक वस्तु है उसके लिए, मूर्ति सोने की निरर्थक वस्तु है उसके लिए, मोम की गुड़िया अगर बच्चे को प्यारी है तो है। ये कवि का मनोविज्ञान है, शायर अपनी शायरी में पिरो देता है। तो शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है। और जब आज भाषा का बड़ा संकट है, हम कवियों की भाषा और शब्दावली से देखते हैं कैसे शब्द प्रयोग करता है। तत्सम है कि तद्भव है, किसी के यहाँ तत्सम का प्राधान्य है। गनी बैग में जैसे चीजें भरी हों, अनाज भरा हो, ऐसे ऐसे तत्सम, ऐसे तद्भव पिरो के रख देते हैं, जैसे तत्सम और तद्भव का समुच्चय ही कविता हो। कविता भाषा में बहुत कम होती है, अनुभव और संवेदना में होती है। जब आप सिद्ध कवि होते हैं तो भाषा आपको परेशान नहीं करती है। जब आप भाषा का आतंक जमाते हैं, जाहिर है कि आपके पास कथ्य क्षीण है। और कथ्य को, जैसे कोई अध्यापक जब बहुत कठिन भाषा में अपनी बात रखता है, तो इसका अर्थ यह है कि उसको कथ्य की समझ नहीं है, इसलिए भाषा के घटाटोप को बरत रहा है। तो इस अर्थ में आप देखें कि हमारे समय में कितनी तरह की भाषा कविता में प्रचलित है। तमाम स्कूलों को देखें, तमाम कवि मंडलों को देखें, या हर कवि चूंकि अद्वितीय होता है, जाहिर है कि कोई कवि अपनी पहचान में एक दूसरे से अद्वितीय है। हम तुलना तो करते हैं, लेकिन तुलना करते हुए भी हम जानते हैं कि अंततः किसी कवि की दूसरे कवि से तुलना नहीं हो सकती। वो अकेला है, द्वितीय है, जैसे अपने चेहरे की पहचान में, अपने गुणसूत्रों की पहचान में अकेला है। उसका ब्लड ग्रुप भले मिल सकता है, लेकिन उसका मिजाज नहीं मिल सकता। तो ये जो मनोविज्ञान की समझ है नरेश जी में, बाल मनोविज्ञान की, वो बहुत अच्छी। समाज का जो मनोविज्ञान है उसको भी बड़े बड़े सलीके से, कहीं उपदेश नहीं दिया उन्होंने। जो छोटे बच्चों को काम पर ले आते हैं, ऐसा एक अनुभव उनके पास है, सभी के पास अनुभव ऐसा होता है। हम सब ये चाहते हैं कि कम पैसे में कोई मिल जाए, हम उसे घर ले आए। कितनी छोटी सी बात है, ये क्या किसी बड़ी कविता का विषय बन सकता है? उन्होंने छोटी ही चीजें उठाई हैं, किसी उदात्त धीरोदात्त का अनुगायन नहीं किया है। कि हम बच्चों की तलाश में रहते हैं, और जो बच्चे टॉफी नहीं मांगते, जो बच्चे ये नहीं मानते, वो नहीं मांगते, और फिर इतने अच्छे बच्चों की तलाश में रहते हैं और मिलते ही उन्हें ले आते हैं अपने घर, अक्सर 30 रुपए महीने और खाने पर। कितना बड़ा मनोविज्ञान है। तो ये है। अब कविता की तासीर, बहुत सारे लोग कविता की अपनी विशेषता बखान करते हैं। हर आदमी की अपनी कविता की कसौटी होती है।
वो कहते हैं एक कविता में, फूलों को छुए जैसे ओस, यानी कविता, आहिस्ता कदम रखना ये शबनमी लहजा है, फूलों की कहानी है तितली की जबानी है, शायरी के लिए कहा गया। तो उनकी कविता भी बड़ी लालित्यपूर्ण है। वो उसमें कहीं चुभती है, उसमें व्यंग्यान्विति है, इसमें ध्वनि है, अविधा का अलंकरण भी है, बड़ा बस सीधे से बोल चाल के लहजे में लोकगीतों से उठाती है, अपने अपने परिधान को पुष्ट करती है। कविता की तासीर वे कहते हैं कि फूलों को छुए जैसे ओस, छुअन ऐसी नहीं बल्कि चाकू की तेज धार छुए पके फोड़े को, पके फोड़े को जैसे चाकू की तेज धार छूती है। और फूलों को छुए जैसे ओस, किससे क्या छूना है? अगर फोड़े का ऑपरेशन करना है, शरीर को स्वस्थ करना है, तो फोड़े के साथ तेज धार जो चाकू की है उसका, जो जो अभी कभी हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं तो ऑपरेशन थिएटर में जो व्यवहार हमारे उन सड़े गले अंशों के साथ डॉक्टर करता है, वही आप देखें कि वो एक उपचार मुहैया करा रहा है। तो किससे क्या छूना है, ये महत्वपूर्ण है। फूलों को छुए जैसे ओस, छुअन ऐसी नहीं बल्कि चाकू की तेज धार छुए पके फोड़े को, ताकि रसना मवाद का शुरू हो और वाह नहीं आह निकले होठों से। ये है जब आज तमाम तरह की मंचीय कविता वाह के वशीभूत है, तब वे कहते हैं आह निकले होठों से। और फूलों को छुए जैसे ओस का बिंब मुझे जब दिखाई पड़ता है तो अशोक वाजपेयी की एक कविता की तासीर समझ में आती है। शब्द से भी जागती है देह, जैसे एक पत्ती के आघात से होता है सवेरा। शब्द से भी जागती है देह बहुत सामान्य पंक्ति है, उसे विशेष बना देती है दूसरी पंक्ति, जैसे एक पत्ती के आघात से होता है सवेरा। ये पत्ती का आघात क्या है, इसे कहा नहीं जा सकता, समझा जा सकता है बस गूंगे के गुड़ की तरह। फूलों को छुए जैसे ओस, और वाह नहीं आह निकले होठों से। अर्थ इसका ये हुआ कि कविता की जो कसौटी है वो वाह नहीं है, आह है। ये कवि अपने अनुभव से देता है। जैसा कि मैंने कहा, कविता हमेशा भाषा से नहीं लिखी जाती, वो जीवनानुभव की भाषा से लिखी जाती है। चाहे हमारे समय में जगूड़ी लिखें या मंडलोई लिखें या कोई भी ऐसा कवि लिखे, तो वो अपनी भाषा बरतता है, लेकिन भाषा जीवनानुभव को ढक नहीं सकती। भाषा ऐसी जो जीवनानुभव को खोले। जीवनानुभव सीपी में बंद मोती की तरह है, उसकी पहचान कौन करेगा, कवि करता है। इसीलिए ऐसी सीख देने वाली कविताएं हैं, वे जीवनानुभव की भाषा में उपनिबद्ध हैं। पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती, नदी पार नहीं होती नदी में धंसे बिना। अंत में कहता है कवि कि कुछ भी नहीं होता पार नदी में धंसे बिना। न पुल पार होता है न नदी पार होती है। अभी जगोड़ी का संग्रह आया है कविता का अमरफल, उसमें एक वाक्य है, पत्थरों पर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, बहुत अच्छी कविताएं, बेहतरीन, हमारे समय का सबसे मौलिक कवि। कहता है जो ठोकर खाते हैं प्रवाह पा जाते हैं। पत्थरों के मिजाज पर लिखता हुआ कवि कहता है जो ठोकर खाते हैं प्रवाह पा जाते हैं। और आप देखें कि मनुष्यता पर इसे मनुष्य पर लागू करें, बिना ठोकर के तो कोई अनुभव नहीं हासिल होता है, बिना डूबे थाह नहीं मिलती। और वही कवि अपने शब्दों में कह रहा है, पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती, नदी पार नहीं होती नदी में धंसे बिना। कुछ भी नहीं होता पार नदी में धंसे बिना, न पुल पार होता है न नदी पार होती है। ये इस तरह से कविता है। ये कविता आतंक नहीं जताती, अनुभव की भाषा बोलती है। अनुभव की भाषा बोलती है तब कवि कहता है बहते हुए पानी ने पत्थरों पर निशान छोड़े हैं। अजीब बात है, पत्थरों ने पानी पर कोई निशान नहीं छोड़ा। बहते हुए पानी ने पत्थरों पर निशान छोड़े हैं। अजीब बात है, पत्थरों ने पानी पर कोई निशान नहीं छोड़ा। एक चिंतन में डूब कर अनुभव से उठाई गई भाषा है। अनुभव बोल रहा है, भाषा नहीं बोल रही।
और हम जानते हैं कि वे एक प्रतिबद्ध कवि हैं, लेकिन प्रतिबद्धता का बोझ अपनी कविता की काया पर नहीं लादते हैं। सबसे सरल आसान भाषा में कहते हैं, जब वे धर्मांधता और धार्मिक हिंसा पर बात कर रहे होते हैं, जब अयोध्या पर बातचीत कर रहे होते हैं, गुजरात त्रासदी पर बात कर रहे होते हैं, और धार्मिक कोलाहलों के बारे में बात कर रहे होते हैं, रथ यात्राओं के बारे में बात कर रहे होते हैं, यानी तमाम किस्म का जो परिदृश्य है, हिंसा का परिदृश्य जो धर्म से जुड़ा हुआ है, तब निकल कर उनके अनुभव की भाषा कैसे बोलती है। कहीं तानाशाह का कोई प्रतीक नहीं, कहीं कोई खुले खतरनाक का आग्रह किए बिना कैसे सरल भाषा में कहते हैं। इतिहास के बहुत से भ्रमों में से एक यह भी है कि महमूद गजनवी लौट गया था। कहाँ से उठाते हैं नोट, जैसे संगीत का नोट उठाया जाता है, थोड़ा सा भी स्वर उच्च हुआ कि जो संगीत का स्थापत्य है विसर्जित हो जाएगा। इतिहास के बहुत सारे भ्रमों में से एक यह भी है कि महमूद गजनवी लौट गया था। लौटा नहीं था, वो यहीं था। सैकड़ों बरस बाद अचानक वो प्रकट हुआ अयोध्या में। सोमनाथ में उसने किया था अल्लाह का काम तमाम। ये देखें कंट्रास्ट, विपर्य। सोमनाथ में उसने किया था अल्लाह का काम तमाम, इस बार उसका नारा था जय श्री राम। एक छोटी सी केवल 5-10 लाइन की कविता में पूरे हिंसक समारोह को, जो राजनीति द्वारा चालित होती है, धर्म के रथों पर सवार होकर विप्लव मचाती है, उसके बारे में थोड़ी सी शब्दावली में ऐसी ही एक कविता 6 दिसंबर पर अयोध्या के बारे में कुंवर नारायण ने भी लिखी थी। बहुत छोटी सी कविता थी। वे तो कोई वाम चिंतक नहीं थे, अपने कवि को किसी विचारधारा के आवरण और पैरहन से अलग रखते थे, लेकिन कितनी अच्छी कविता उनकी अयोध्या पर है, आप पढ़कर देखें, बहुत अच्छी कविता है। और पर्यावरण चिंता आप देखें कि कैसे उनके भीतर पर्यावरण चिंता है। नीम के बारे में जो लोकगीत है, बाबा निबिया के पेड़ जन काट्या, निबिया चिरैया बसेर, एक अनगूंज है मार्मिक, जिसे कवि अपनी तरह से एक कविता में पिरोता है। अरे कोई देखो मेरे आंगन में कटकर, गिरा मेरा नीम, गिरा मेरी सखियों का झूलना, बेटे का पलना गिरा, गिरी उसकी चिड़िया। आप आवेग देखें, प्रगीतात्मकता है, धार जैसे बह रही है, धारोश। गिरी उसकी चिड़िया, देखो उड़ा उनका शोर, देखो एक घोंसला गिरा, देखो वे आरा ले आए कुल्हाड़ी और रस्सा ले आए उसे बांधने, देखो कैसे कांपी उसकी छाया, उसकी पत्तियों की छाया जिनसे घाव मैंने पूरे, देखो कैसे कटी उसकी छाल में धसी कुल्हाड़ी की धार, मेरे गीतों में धसी, मनौती में धसी, मेरे घावों में धसी कुल्हाड़ी की धार। बेटे ने गिन लिए रुपए मेरे बेटे ने, जैसे कोई ले जाए लावारिश लाश घसीट कर, ऐसे उसे ले गए आंगन की धूप छां, सुबह शाम चिड़ियों का शोर, ले गए ऋतुएं अब तक का संग साथ, सुख दुख सब जीवन ले गए, गिरा मेरे आंगन में कटकर, अरे कोई देखो, गिरा मेरा नीम, गिरा मेरी सखियों का झूला। ये लोकगीतों सी भाषा है, इसकी मुखरता लोकगीतों जैसी है, इसकी अनगूंज लोकगीतों जैसी है। एक और कविता जब लिखते हैं वे कि एक वृक्ष भी बचा रही संसार में, ये पर्यावरण चिंता है। कोई कवि मुझे मेरे जंगल और वीराने दो, को नारायण कहते हैं। पर्यावरण प्रकृति पर कितनी कविताएं केदारनाथ सिंह ने लिखी हैं कि उनका एक पूरा संग्रह ही आ गया है। बहुत सारे कवियों ने, कौन सा कवि है जो प्रकृति से छूता है? रूपांबरा नामक संकलन गे ने किया था, लगभग 70 के आसपास तक किया, उसे कविताएं थीं। कितने कवियों ने प्रकृति पर कितने तरीके से लिखा है। हर कवि अपने समय में कविता में नवाचार बरतता है। यही नवाचार नरेश सक्सेना बरतते हैं, बहुत फूंक फूंक कर कदम बढ़ाते हैं। जब इस उम्र तक कई कवियों के 50 संकलन आ चुके हैं, 10-12 तो बहुतों के आ चुके हैं, उनका केवल 2 संग्रह है और ये आत्मतुष्ट है, इतना भी काफी है। आलोक धनवा का एक ही संग्रह है, उसी से अमर कवि हैं वे, उनमें कवित्व है। किसी का एक गीत अगर लोकप्रिय हो जाए तो पूरा उसका समा बंध जाता है।
उसकी ख्याति उसके पीछे पीछे चलती है। तो पर्यावरण चिंता का जो छोर है जिसे उनकी कविताएं छूती हैं, उसकी एक प्रातिनिधिक कविता है एक वृक्ष भी बचा रहे संसार में। कितने इसको आप याद कर सकते हैं। हमारे एक बच्चों के बड़े कवि कहा करते थे, जो गाया नहीं गया भुला दिया गया। हमने बड़े बड़े काव्य लिखे, अगर वो कंठ पर नहीं है, बड़े मुहावरे दिए, बड़ी सीख दी, बड़ी नसीहतें दी, अगर वो याद नहीं बच्चे को तो कैसे हो। कुछ याद भी रहना चाहिए। माना कि नई कविता के फॉर्मेट में सब चीजें याद नहीं हो सकती, कुछ तो याद रह जाए कि आप राह चलते आदमी को, जैसे बैंक का एजेंट अपनी योजनाएं समझा दे, बीमा एजेंट अपनी योजनाएं समझा दे, लाभ हानि समझा दे, वैसे कवि कोई कविता सुनाकर उसे थोड़ा मनुष्य बना दे, हतप्रभ कर दे, आकर्षित कर ले, खींच ले अपनी ओर। क्या ऐसी ताकत आज के कवियों में है, या वे केवल विचारों की गुंजलक में खोए कि भैया मुझे पढ़ लो। मेरी सारी बड़ी बड़ी प्रस्तावनाएं केवल हमारे ग्रंथों में उपनिबद्ध हैं और लाइब्रेरियों के सुनसान से हम परिचित हैं। उसे कौन गुंजान बनाएगा। आज की जो आने वाली टेक्नोलॉजी है, किताब को कब कहां पटक देगी हम आज नहीं बता सकते। तो जब वे कहते हैं एक वृक्ष भी बचा रहे संसार में, इसे गीत में भी कहा जा सकता है, लेकिन उन्होंने कविता में कहा, अंतिम समय जब कोई नहीं जाएगा एक वृक्ष साथ जाएगा, अपनी गौरैयों गिलहरियों से बिछुड़कर साथ जाएगा एक वृक्ष, अग्नि में प्रवेश करेगा वही मुझसे पहले। फिर आगे बढ़ते हैं, कितनी लकड़ी लगेगी स्मशान की टाल वाला पूछेगा, गरीब से गरीब आदमी भी तो 5 मन ले ही लेता है। तब कवि चिंता से भरकर विचलित लिखता है कवि, लिखता हूं अंतिम इच्छाओं में, लिखता हूं अंतिम इच्छाओं में कि बिजली के दाह घर में हो मेरा संस्कार, ताकि एक बेटे और बेटी के साथ एक वृक्ष भी बचा रहे संसार में। कितनी कितनी बड़ी इच्छा है ये। एक व्यक्ति अगर एक वृक्ष बचा ले, एक व्यक्ति अगर किसी एक व्यक्ति की सहायता कर दे, तो कोई असहाय न रहे, कोई वृक्ष। लेकिन यहां तो कुंभ होता है तो सारे वृक्ष रास्ते के काट दिए जाते हैं, जैसे सारे अवरोधक वृक्ष ही हैं। और आज की पर्यावरण चिंता के प्रति प्रेरित न होने का ही ये दुष्परिणाम है कि पूरी पृथ्वी, पूरी वसुंधरा अजानी महामारी से गुजर रही है। सांस सांस के लिए मुश्किल है, शवों को जलाने के लिए लकड़ियां नहीं बची, जंगल काटे जा रहे हैं, आदिवासी विस्थापित हो रहे हैं, खनिज तत्वों का दोहन हो रहा है। ये सारी प्रकृति के गहने हैं जिसे हम बेच रहे हैं। अपनी विरासत बेचने का जैसा अपराध होता है, वैसी मनुष्यता करती है। तब कभी विचलित होता है कि लिखता हूं अंतिम इच्छाओं में कि बिजली के दाह घर में हो मेरा अंतिम संस्कार, ताकि एक बेटे और बेटी के साथ एक वृक्ष भी बचा रहे संसार में। ऐसा कभी विलोपन की चिंता, सब गायब हो रहा है। एक उनकी कविता है नक्शे, अद्भुत कविता है। बहुत सारे लोगों ने विलोपन कविताएं लिखी हैं। प्राण प्रजातियों के विलुप्त होने की चिंता ज्ञानेंद्र पति के यहां भी है, राजेश जोशी के यहां भी है, मंगलेश अग्रवाल के यहां भी है। लेकिन इस कवि की जो कविता है नक्शे, बहुत अच्छी कविता है। नक्शे में जंगल हैं, पेड़ नहीं, नक्शे में नदियां हैं, पानी नहीं, नक्शे में पहाड़ हैं, पत्थर नहीं, नक्शे में देश हैं, लोग नहीं। अब समझ ही गए होंगे आप कि हम आप एक ऐसे नक्शे में रहते हैं। ये जो विलुप्त होती संस्कृति का परिदृश्य है, वे उसको सामने रखते हैं। आपातकाल में उनकी एक कविता है हंसी, छोटी कविता है, ये बहुत ही प्रभावी कविता है। भयानक होती है रात जब कुत्ते रोते हैं, लेकिन उससे भी भयानक होती है रात जब कुत्ते हंसते हैं। सुनो क्या तुम्हें सुनाई देती है किसी के हंसने की आवाज। ये जो कवि का सांकेतिक ताना बाना है, ये महत्वपूर्ण है कि उसके भीतर की कविता में कितना पाठ्य बल है और कितना पाठ बल है। मैं कह सकता हूं कि उनमें पाठ बल
और पाठ्य बल का पूरा संतुलन है। कोई 2 कविता संग्रहों में कुल मिलाकर 80-90 कविताएं होंगी, लेकिन इतनी ही कविताओं में, छोटी छोटी बड़ी कविताओं में, जो कविता का वाचिक रसायन उनके पास है। कहीं कहीं इंजीनियरिंग की शब्दावली भी आती है, लेकिन ऐसी घुली मिली शब्दावली है जैसे कोट पैंट हमारी भाषा में घुल गए हैं, शर्ट हमारी भाषा में घुल गया, बहुत सारे शब्द हमारी भाषा में घुल गए हैं, हमारी बोलियों में घुस गए हैं। उसी तरह से इंजीनियरिंग की शब्दावली धात्विक और धात्विक, तुम नरेश तुम किस धातु के बने हो, धातु का श्लेष करते हैं वे। इस तरह से उनकी कविता वाचिक रसायन से जैसे तैयार होती है, जिसके पाठ से वे कविता प्रेमियों को विमुक्त कर। जिन लोगों ने नरेश जी को बोलते हुए सुना होगा इधर अपनी कविताओं के बारे में या कि दूसरी की कविताओं के बारे में, शमशेर को उद्धृत करते हैं तो मुक्तिबोध को उद्धृत करते हैं, तो वे सांगीतिक तौर पर उसका पाठ करते हैं कि कैसे इसमें कौन सा ताल है, कहरवा है कि दादरा है, 3 ताल है कि क्या है। संगीत की स्थापत्य में उसे बदल देते हैं। उनके पीछे संगीत की अनूठी बंदिशें, शमशेर, नागार्जुन, निराला की कविताओं में ऐसी बंदिशों की पहचान की उन्होंने। जैसे कि इस कवि की संगत संगीतकारों के साथ हो। हमें जानते हैं कि हमारे समय के बहुत सारे कवियों के पास संगीत का बड़ा इल्म है। एक ज़माने में को नारायण जी के यहाँ तो संगीत सभाएं ही होती थीं विष्णुकुटी महानगर में, और नरेश सक्सेना भी उनके संग साथ रहे ही हैं। तो बोलचाल की लय को जिन कवियों ने ताकत बनाया, अगर हम देखें तो बोलचाल की लय ने शायरी को पूरी तरह से आम फहम बना दिया है। कल तक जो गज़ल मीर गालिब ज़ौक़ और क्लासिकी शायरी से होती हुई अब जिस मुकाम पर पहुंची है बोलचाल की शायरी, अब गली गली में गज़लें गूंज रही हैं, गली गली में अशआर गूंज रहे हैं, गली गली में मुक्तक गूंज रहे हैं। तो इस तरह से कविता को जन सुलभ बनाना होता है। कविता पाठ्य सुलभ हो, वो पाठ सुलभ भी हो और जन सुलभ भी हो। जन सुलभता या लोकप्रियता किसी भी कला या कविता के पतन का कोई कारण नहीं है। हम लोकप्रिय होते हुए भी उसको एक ऊंचाई पर स्थिर रख सकते हैं। तो बोलचाल की लय को उन्होंने अपनी कविता की सीमाबद्धता नहीं बल्कि ताकत बनाया है। इसीलिए उर्दू से नाता तोड़ती, अपने मुहावरों, शब्दावलियों, वैज्ञानिक समझ से कटती हिंदी और लगातार गिरती हिंदी लेखक की हैसियत पर वे अपनी भूमिकाओं में चिंता व्यक्त करते हैं। और वे मानते हैं कि विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग, संगीत, कविता या अन्य कलाओं का जीवन के साथ गहरा सहकार है, जिनकी आंतरिक संगति को सुना जाना चाहिए, विस्मृत नहीं किया जाना चाहिए। जो सबसे बड़ा गुण है, एक और गुण है मितभाषिता का। कहाँ कविता खत्म कर दें, ये बहुत कम कवियों को ये बात आती है। कवि ज़्यादा से ज़्यादा उड़ेल देना चाहता है, प्रेस नोट की तरह, सरकारी प्रेस नोट की तरह। अखबार में चाहे 4 पंक्तियां ही उसकी उद्धरणी हो, लेकिन प्रेस रिलेशन ऑफिसर पूरी बड़ी विज्ञप्ति बनाता है। कवि की कविता अगर प्रेस नोट की तरह बड़ी होती जाएगी तो अपनी ग्रेविटी, अपना घनत्व खोती जाएगी, अपना उसका आयतन संक्षिप्त होता जाएगा। कविता का काम ज़्यादा बोलना है ही नहीं। मितभाषिता उसका लक्षण तब भी था, अब भी है। जो अगर कविता के नैरेटिव में कुछ फॉर्म में तोड़फोड़ करना चाहते हैं, उनकी बात अलग है। जैसे लंबी कविता को मुक्तिबोध ने जैसा साधा, उसके बाद के कुछ और कवियों ने बेहतरीन साधा, लेकिन हर कवि लंबी कविता का प्रस्तावक बन जाए, सफल प्रयोक्ता बन जाए, संभव नहीं है। चूंकि जो मुक्तिबोध की लंबी कविताओं में केंद्रीयता है आदि से अंत तक, वह आदि से अंत तक केंद्रीयता बिना ऊब का निर्माण किए हर कवि के द्वारा संभव नहीं है। बड़े से बड़े नैरेटिव लिखने वाले हमारे समय में हैं, लेकिन जब तक विषय की केंद्रीयता शुरू से लेकर आखिर तक न होगी, तब तक लंबी कविताएं विफल होती हैं। लंबी कविता का एक ही बड़ा प्रयोग
नरेश जी ने किया है गिरना, थोड़ी लंबी कविता है, बहुत अच्छी कविता है। गिरने को लेकर बाद में बहुत सारे लोगों ने कविताएं लिखी, उसका अनुकरण भी किया होगा, उसके समानांतर भी सृजन किया होगा। लेकिन चंबल एक नदी का नाम है, ये भी एक लंबी कविता है और एक बड़े रूपक के रूप में इस्तेमाल किया है। एक जगह पे पृथ्वी को स्त्री कहते हैं, पृथ्वी को स्त्री बहुतों ने लिखा है, कोई ऐसा नहीं नरेश जी ने लिखा है, क्या पता नरेश जी ने पहले लिखा हो। तो या लाशों पर बात करते हैं, जिंदा मुर्दे, तो कैसा वो एक एक बड़ा प्रयोग है। लाशों को हमसे ज़्यादा हवा चाहिए, उन्हें हमसे ज़्यादा पानी चाहिए, हमसे ज़्यादा बर्फ चाहिए, हमसे ज़्यादा आग चाहिए, उन्हें चाहिए इतिहास में हमसे ज़्यादा जगह। कितने विलक्षण वक्रता से कहते हैं। तो ये जो उनके भीतर है, जिसको मितव्ययिता कहते हैं शब्दों का, ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। अज्ञे ने भी कुछ बड़ी छोटी कविताएं लिखी। अज्ञे जो कहते हैं, अज्ञे के बारे में जब मैं कहता हूँ कि उनका खुद कथन है कि कम लिखो, जहाँ तक संभव न हो, तब अनिवार्य न हो तब तक न लिखो, और लिखने के पहले नोक पलक उसकी मन में ही संवार लो, ताकि कागज पर अनावश्यक मत लिखो। हालांकि खुद अज्ञे का विपुल लेखन है, लेकिन वो विपुल लेखन सावधान लेखन है, असावधान लेखन नहीं है कि आज और उस ज़माने में जब छपाई की बहुत ही किल्लत थी, तब अज्ञे जी ने जो लिखा और कितना सार्थक लिखा। मैं केवल अज्ञे जी की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने समय के बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे कथाकारों ने, विभिन्न शैलियों विधाओं के रचनाकारों ने, जिन्होंने भी ठीक लिखा है, जो समाज में आज भी माने जाने जाते हैं। प्रेमचंद सबसे ज़्यादा पढ़े जाते हैं। हम किसी प्रकाशक से रिप्रिंट्स के बारे में बात करें, पूछें, तो वहाँ भी सबसे ज़्यादा पुराने लोग पढ़े जाते हैं, नए लोग नहीं। नए लोगों की दुंदुभी बेस्ट सेलर के रूप में भले हो, लेकिन पहले जो बेस्ट सेलर की परिभाषा थी वो हम अच्छी तरह जानते हैं, उसकी दुंदुभी नहीं मचती थी, वे पढ़े जाते थे, आज भी पढ़े जाते हैं। वरना साल भर अगर कोरोना का आतंक है तो प्रकाशक डूब गए होते, जैसे नदियों के प्रवाह में बिहार के गांव डूब जाते हैं। हर बार उन्हें अपना घर बनाना पड़ता है, लेकिन प्रकाशकों के यहाँ हर वक्त कुछ न कुछ रिप्रिंट्स चलता रहता है, पुराने लेखक चलते रहते हैं, उनकी बिक्री होती रहती है, ऑनलाइन बिक्री होती रहती है, कहीं ना कहीं मामला संभला रहता है। तो ये जो है उनके भीतर जो मितव्ययिता की ताकत है, कविता को कहाँ खत्म कर दें इसकी पहचान है, ये बड़ी पहचान है। आप देखें, शायद जूतों के बारे में उनकी कितनी अच्छी कविता है, अंदाज़े बयां आप देखें। जिन्होंने खुद नहीं की अपनी यात्राएं, दूसरों की यात्रा के साधन ही बने रहे, एक जूते का जीवन जिया जिन्होंने, यात्रा के बाद उन्हें छोड़ दिया गया घर में बाहर। आप देखें, जूते का जीवन जिया, किन के बारे में कवि कह रहा है, ये बिल्कुल यहां पर लक्षित है, लेकिन नारेबाज अंदाज में नहीं, अनुभव की भाषा को भव की भाषा में बदल रहा है। जिन्होंने खुद नहीं की अपनी यात्राएं, दूसरों की यात्रा के संसाधन ही बने रहे, एक जूते का जीवन जिया जिन्होंने, एक यात्रा के बाद उन्हें छोड़ दिया गया घर के बाहर। तो ये जो विलक्षणता है, ये जो कटाक्ष है, जो व्यंजना है, ध्वनि है, जो हमारी संस्कृति काव्य शास्त्र में ध्वनि को बड़ी महत्ता दी गई है। तो मेरा कहना यह कि पर्यावरण, विलुप्त होती मार्मिकता, मनुष्यता, संवेदनशीलता और मनुष्य में घर करती कुटिलता के इतने मार्मिक संकेत उनकी अनेक कविताओं में है, चाहे वो मजदूरी कराने के लिए बच्चों को ले जाने वाली हो या कई। लगता है कि कवि ने समाज के पतन की एक एक ईंट की भरभराहट अपने कानों से सुनी और देखी। उस संग्रह के 11 साल बाद जब सुनो चारुशीला आता है, तो सुनो चारुशीला का जो पृष्ठ संख्या उससे भी कम है, उसमें भी वही मितभाषिता, वक्रता और व्यंजना निहित है। नरेश जी का स्वभाव भी यही है, आप उसे बात करें तो दो टूक बात करते हैं, बहुत
पारिभाषिकी में बात नहीं करते हम, हमारी भाषा थोड़ी कठिन हो सकती है, वे सहज भाषा में बात करते हैं। क्योंकि हिंदी उस तरह से पेशेवर अंदाज में उन्होंने पढ़ी भी नहीं कि उन्होंने एमए, बीए और पीएचडी की हो, उन्होंने तो इंजीनियरिंग की, एमई किया हुआ है। लेकिन वे नाटकों में, रंगकर्म में, संगीत में, फिल्म निर्माण में, सिने पटकथा में, गीत लेखन में, सब में प्रवीण हैं। नाचे गावे तोरे तान वही कि दुनिया राखे मान, सारी कलाओं में निपुण हैं। एक अर्थ में वे कृष्ण का बोध कराते हैं। ये बड़ी बात हो जाएगी कहना, लेकिन हम तो कह ही सकते हैं अगर कृष्ण का कोई गुण किसी में आभाषित है तो बहुत बड़ी बात है। इस दुनिया को कृष्ण बनकर ही जिया जा सकता है, क्योंकि दुनिया तो महाभारत है। महाभारत में कोई रास्ता दिखा सकता है तो कृष्ण दिखा सकता है। तो सौंदर्य बोध को आप देखें तब आप चकित रह जाते हैं कि नीम की पत्तियों पर मुग्ध है कवि। नीम की सदा शांत छाया की बात कभी एक अपनी कविता में कोन नारायण ने किया है। नीम की सदा शांत छाया झर रही है, और वो शायद किसी बॉडी पर झर रही है, लाश पर, ऐसा कोई बिंब है। तो ये जो नीम की पत्तियां हैं और आशीषों की तरह आंगन में झरने वाली जो पत्तियां हैं, नन्हे फूलों की गंध वाली ये पत्तियां हैं, जिसमें इनका अपना औषधीय बोध भी है, पर्यावरण मैत्री भी है, दोनों चीजें। तो ये बातें हैं। इसलिए नीम पर और बहुत सारे लोगों ने लिखा है। मुझे लगता है कि नीम, अलोने और सलोने को लेकर गीत चतुर्वेदी के यहाँ कविता है। जाहिर है कि हो सकता है कि उन्होंने नरेश सक्सेना की कविता पढ़ रखी हो। जैसे मुझे याद आया कोन नारायण की कविता नीम के फूल, तो नीम के फूल याद आया तो केवल जब नरेश सक्सेना जी को पढ़ रहा हूं तब याद आता है। एक तरह से कवि अपने समानांतर, अपने समकालीनों से प्रतिकृत भी होता रहता है, अपनी परंपरा से पोषित होता रहता है, या परंपरा को संवर्धित करता रहता है। हमने देखा ही पिछले दशक में कि निराला की जो प्रसिद्ध कुकुरमुत्ता है, इसके समानांतर ज्ञानेंद्र पथ की मशरूम वल्द कुकुरमुत्ता और कुकुरमुत्ता वाया मशरूम, ऐसा कोई कविता अष्टभुजा शुक्ल की है। तीन कवि एक विषय से टकराते हैं। पूंजीवादी आलोक में कुकुरमुत्ता को पढ़ने की चेष्टा निराला ने की है, तो कुछ अलग अलग अर्थों में अष्टभुजा शुक्ल और ज्ञानेंद्र पति नए अर्थ का उपचार करते हैं, नए अर्थ का विधान करते हैं। नीम की पत्तियों की सुंदरता नरेश जी ने देखी, तो नीम की पत्तियों की कड़वाहट गीत चतुर्वेदी देख रहे हैं। उसमें सांत्वना की ताकत और सदा शांत छाया कोन नारायण देख रहे हैं। कैसे एक नीम की पत्ती है जो कितनी तरह से कवियों को प्रभावित कर रही है। तो लेकिन वही है कि प्रकृति की सुंदरता के आगे कविता की सुंदरता को भी नकार देते नरेश जी। ऐसा नहीं कि कवि हैं तो इस जिद पर अड़ गए, भाई कविता तो महान है, प्रकृति कुछ नहीं है। कितनी सुंदर होती हैं नीम की पत्तियां, ये कोई कविता क्या बताएगी। और जब पारिस्थितिकी का संकट आता है, जहां मुझे मेरे जंगल और वीराने दो, या बचाना है नदियों को नाला बन जाने से, कोन नारायण कहते हैं, वहां नरेश जी कहते हैं कि बस्तियां नहीं होंगी, मनुष्य नहीं होंगे, सिर्फ बाजार होंगे जहां होंगी कविताएं, पेड़ों, नदियों, चिड़ियों, मछलियों और खरगोशों का विज्ञापन करती हुई। तो कैसी दुनिया होगी। ये है, वे एक विकल्प भी प्रस्तुत करते हैं। यानी कविता जो प्रतिपक्ष का मोर्चा है और वो बाजार का हिस्सा न बन जाए, इसके विरुद्ध वे इस तरह की बातों को अपने सामने, हमारे सामने रखते हैं। जैसे कोन नारायण ने एक वृक्ष की हत्या एक कविता लिखी, जिसकी पंक्तियां मैं कह रहा हूं कि बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से बचाना है, जंगल को मरुथल हो जाने से बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। यही नरेश जी के पास है, एक वृक्ष भी बचा रहे संसार में, जिसका उल्लेख मैं कर चुका हूं। तो ये तमाम जो चिंताएं, ईंट पर लिखी जो कविता है,
श्री राम लिखी ईंटों की जो संघी राजनीति, उस पर भी उनका कटाक्ष है। असहिष्णुता के ज्वार में पृथ्वी पर एक अभिशाप जैसे उतर आया है, वो उनकी कवि चिंता में है। कवि चिंता इस संशय में है कि हम तो होंगे नहीं, पता नहीं पृथ्वी पर जीवन भी होगा या नहीं। शायद आणविक राख से सनी हुई ईंटें ही कहेंगी कथा और ईंटें ही सुनेंगी। ये कवि चिंता है। कौन सुनने वाला ही नहीं कोई है। ये सारी दुनिया, इसका विलाप सुनने वाला तो कोई रह जाए। तो नरेश जी उस बृहत्तर मानवीय सभ्यता और अस्तित्व में व्यापती हिंसा के लिए जो होड़ है, उसके विरुद्ध अपनी कविता का स्थापत्य रचते हैं। पृथ्वी ने दो दो महायुद्ध देखे, हिरोशिमा नागासाकी देखी, यहूदियों का कत्लेआम देखा, यातना गृहों की चीखें सुनी, अयोध्या में श्री राम का उद्घोष सुना और त्रासदी गुजरात की, सोमनाथ में अल्लाह का काम तमाम होते हुए भी देखा है। गुजरात पर उन्होंने दो दो कविताएं लिखी हैं, कोई सोपीश में रखने वाली कविताएं नहीं है। कवि के अंतःकरण का विलाप है। कवि और क्या कर सकता है, रो सकता है। चूंकि कबीर भी तो ये कहते हैं कि दुखी आदास कबीर है, जागे अरु रोए। नरेश जी भी रोते हैं। केवल आज़ादी के महा महोत्सव और 56 विध पकवान में कवि शामिल नहीं रहता है। आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, उसको सही आकलन एक कवि ही कर सकता है। बाकी तो गौरव गान में पूरी दुनिया डूबी हुई है। वही है जो सदियों से मनुष्य के संताप, आंसू, रुदन, चीख, बारूद के विस्फोट और तालिबानों के नंगे नाच को कातर आंखों से देख सकता है, निहार सकता है और रो सकता है। घर की तामीर चाहे जैसी हो, इसमें रोने की भी एक जगह रखना कवियों के लिए तो बहुत जरूरी है। एक ऐसा कोना होना चाहिए जहां वो रो सकें। तो इस तरह से बहुत सारी बातें उन पर कहने को हो सकती हैं और बहुत सारी बातें लोगों ने कही भी हैं इस पूरी श्रृंखला में। और बहुविध उनकी कलाएं हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ही संकोची हैं। हर साल मतलब किसी उत्पादन की तरह कविता संग्रह देते जाना, कविताएं लिखते जाना, निष्प्रयोज्य, ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। वे कर सकते थे, बखूबी कर सकते थे, लेकिन अर्थ है, किसी भी क्रिया के घटित होने का कोई अर्थ है नरेश सक्सेना जी के यहां, जैसे गिरने का एक अर्थ है। कितनी उदात्त अर्थों में उसे प्रयोग करते हैं। कैसे गिरो, गिरो प्यासे हलक में घूंट जल की तरह, रीते पात्र में पानी की तरह गिरो, उसे भरे जाने के संगीत में भरते हुए गिरो, आंसू की एक बूंद की तरह, किसी के दुख में गेंद की तरह गिरो, खेलते बच्चों के बीच, बारिश की तरह गिरो सूखी धरती पर, पके हुए फल की तरह धरती को अपने बीज सौंपते हुए गिरो। ये गिरने का जो उदात्त अर्थ है, ये पतन का जो उत्कर्ष है, ये गिरने जैसी क्रिया में, पतनशीलता में जो उद्भव देखना है मनुष्यता का, सीख का, वे नरेश जी उसको आत्मसात करते हैं। और मैं ये कहूंगा, मैं कह भी चुका हूं कि उनके पास भाषा का घटाटोप नहीं है। विज्ञान और इंजीनियरिंग की अपनी कमाई हुई शब्दावली है, सीखी हुई शब्दावली है, तो उसका प्रयोग आतंक जमाने के लिए नहीं करते। अमरकोश से शब्द उठाकर नहीं रखते हो, शब्दकोश से उस शब्दों का स्थापन नहीं बदलते, स्थानापन्न शब्दों को नहीं लाते हैं। उनके पास अनुभव की भाषा है। भाषा का अनुभव बनते जीवनानुभव, जिस पद का प्रयोग कभी मैंने जगूड़ी के लिए किया है, वो इनके लिए भी कर सकता हूं। और उन्होंने कम लिखकर यह सिद्ध किया है कि यह दरअसल उतना कम नहीं है। उनकी कविता का घनत्व उसके आयतन और भार से बहुत ज्यादा है। उनकी 5 कविताएं भी किसी को अगर याद हैं तो जीवन के सरोकार और कविता के सरोकार उसे बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे।
किसी कवि पर मुख्तसर इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है कि जैसे मंगलेश डबराल की एक कविता कहती कि मुझे एक जोड़ी जूते चाहिए, इससे ज़्यादा कि हमें क्या दरकार है। एक कविता ऐसी बताती है। अपरिग्रह ये कवि का लक्षण भी है। कवि का लक्षण जमाखोरी नहीं है। संग्रहों के मामले में संग्रही कवि नहीं है। पिछले साल उनके जन्मदिन पर, जबकि अशोक वाजपेयी जी का भी जन्मदिन है 16 जनवरी, उनका भी 16 जनवरी है, ये जनवरी ही चल रही है। दीर्घ स्वास्थ्य की कामना करता हूं। लेकिन इस पर किसी हमारे कवि मित्र ने दोनों की तुलना की और कुछ ऐसे अंदाज में की जैसे कि नरेश जी को बहुत ही यानी कहीं कहीं बीच में ऐसा कुछ था कि उसका स्वर अच्छा नहीं था। दोनों कवियों का कहीं कहीं अपमान किया जा रहा था। एक को चढ़ाया, एक को उतारा जा रहा था। मैंने उस पर एक बड़ा नोट लिखा। अशोक वाजपेयी का कृतित्व तो दूसरी तरह से बड़े आयामों वाला है। उदार आशय, नरेश सक्सेना जी का अल्प प्राण ही मान लें उनके कविता संग्रहों की जो पूंजी है। तो जरा इस फोन को रख दें, व्यवधान है। हेलो। तो ये जो तुलना है अशोक जी में और नरेश जी में, एक ही दिन पैदा होने वाले व्यक्तियों में, तो भाइयों और बंधुओं, दो जुड़वा व्यक्ति भी पैदा होते हैं तो दोनों के गुणसूत्र एक नहीं होते। एक धनवान हो सकता है, गरीब हो सकता है, एक प्रखर हो सकता है, एक मुखर हो सकता है, एक अंतर्मुख हो सकता है। तो किन्हीं दो कवियों की क्या तुलना करना। लेकिन यही वो कवि समाज है जहां पर दो कवियों की तुलना करते हैं और किसी को छोटा और किसी को बड़ा ठहराते हैं। हम उसके गुणसूत्र की, उसके संबंध में उसकी पैमाइश तो कर सकते हैं कि इसको, उसमें कोई कमी बेशी हो तो उसको किया जाना चाहिए। लेकिन अशोक जी को उनके सामने खड़ा किया गया तो मुझे भी थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। नरेश जी का कृतित्व तो अपने आप में, भले वो दो संग्रहों का कृतित्व हो, लेकिन पूरे व्यक्तित्व की आभा में वे दो संग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसकी हर पंक्ति महत्वपूर्ण है। पर यही बात हर कवि की हर पंक्ति महत्वपूर्ण नहीं की जा सकती। सबसे ज्यादा मनुष्यता की सीख देने वाले, समाज को अपनी ऊर्जा से सींचने वाले तुलसीदास हों या कबीर हों, हम कह सकते हैं कि उनकी सारी पंक्ति उद्धरणीय है। सारी पंक्ति में कोई ना कोई सीख है, कोई बेमानी पंक्ति नहीं है। आज जहां पर शब्दों में बहुत सारे खर्चशाह कवि नजर आएंगे, कम से कम नरेश सक्सेना जी यह सीख तो देते ही हैं कि कम से कम लिख कर भी कैसे कवियों के बीच समादृत कवि हुआ जा सकता है। बहुत लिखने की क्या जरूरत है। तो ये नरेश जी ने संभव किया है। उनके दोनों संग्रह बहुत ही अच्छे संग्रह हैं। उनकी व्यापक लोकप्रियता हुई है और अभी भी देखा जाए तो वे हर साल बाद शायद अप्राप्य हो जाते हैं। दो संग्रह हैं, उन्हें चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं। नई कविता के पढ़ने वाले बेशक कम हों, लेकिन फिर भी वे हमेशा मांग में बने रहते हैं। वे महफिलों में होते हैं, वे पठन पाठन में होते हैं, मित्रों के बीच होते हैं। वे उतने ही दुर्लभ हैं। कोरोना के समय में भी वे अपने घर में ज़्यादातर रहे, लेकिन फिर भी अभी भी कोई लखनऊ जाए तो इस संकट में भी उनसे मिल सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है, उस दौर को समझ सकता है जब आरंभ पत्रिका वे निकालते थे, जब धूमिल उनके मित्रों में थे। अनेक लोगों से जुड़ी उनके पास ऐसी स्मृतियां हैं जो खुद वे टांकने से बचते हैं। लेकिन आज वे हैं, कल वे नहीं होंगे तो ये संस्मरण भी चले जाएंगे। जैसे एक समय ठाकुर प्रसाद सिंह जी लखनऊ में हुआ करते थे, अरे इतने संस्मरण उनके भीतर कि वे चले गए, जितना टांक सके होंगे टांक चुके होंगे, लेकिन बहुत कुछ अधूरा रह गया, फाइलों में खो गए। नरेश सक्सेना जी के संस्मरणों की पूंजी को बचाने के लिए ज़रूरी है कि कोई न कोई बातचीत करने वाला उनके आसपास सुलभ रहे, वो दर्ज करता रहे। इससे बेहतर
किसी लेखक को बचाए रखने का उपक्रम नहीं हो सकता है। तो इसी के साथ बहुत बोलना उचित नहीं है, क्योंकि बहुत बोलने में फिर व्यास शैली में अपने कहे हुए को दोहराना होता है। इसलिए मेरे में भी बहुत सारी दोहराहट आई होगी, लेकिन अभी मैं इसको विराम दे रहा हूँ। नरेश जी को मैं वो बहुत अनिवार्य कवि के रूप में पढ़ता हूँ। यद्यपि आज मेरे पास दोनों संग्रह थे, सुबह से उन्हें ढूंढता रहा, उनमें से एक भी नहीं मिला। एक उनका कोई चयन मिला, लेकिन पढ़ी हुई किताबों की गंध, वो स्मृति वो थी, तो उसको मैंने देखा। वे मेरे पास हैं, वे कहीं ज़रूर होंगे किताबों के बीच में। लेकिन नरेश जी मेरे भी प्रिय कवि हैं, बहुतों के प्रिय कवि हैं। उन्हें दीर्घायु मिले, उन पर चर्चाओं की श्रृंखला चलती रहे, उन पर शोध हों, उन पर विवेचन हों, उनकी कविताएं लोगों के कंठों में बसें। कम से कम 10-15 कविताएं तो मुझे भी याद हैं। इस तरह जैसे कोन नारायण की कविताएं याद हैं, बहुत सारे अच्छे गीतकारों की कविताएं याद हैं। हमें चाहिए कि हम कविता को अपने कंठ का हिस्सा भी बनाएं, जितना कुछ याद कर सकते हों इसका अभ्यास भी करें। क्योंकि हर जगह हम विशाल ग्रंथागार के साथ नहीं जा सकते, और नहीं जा सकते तो जो हमारे मानव मस्तिष्क में भरा है उसी को हम उलीचेंगे। जितना ज़्यादा इनपुट हम अपने भीतर भर सकते हैं वो भरते रहें, नई पीढ़ी को देते रहें, जिससे कि ये अभ्यास बना रहे। कविता अभ्यास की चीज़ है, वह दैवी तो है ही है, लेकिन अभ्यास साध्य भी है। काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि, यत्नम करोमि तहि चारुतरम करोमि। यत्न करूंगा तो अच्छी कविता भी लिख सकता हूं। कविता अभ्यास है, इसे छंद अभ्यास है। तो ये हमें अपनी पीढ़ी को सौंपना भी चाहिए। केवल हमारे समाज में कवि पैदा हों, इससे बेहतर है कि कवियों के आस्वादक, रसास्वादक पैदा हों, उन्हें सराहने वाले पैदा हों। गुण ना हिरानो गुण ग्राहक हिरानो, गुण ग्राहक न हिरा जाएं, कवि कम होते जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने गुण ग्राहकों को बचाए रखें, कविता के आतंक से उन्हें विचलित न करें, कविता की चारुता से उन्हें बांधें, सम्मोहित करें, उन्हें वशीकृत करें। नरेश सक्सेना जी की कविताएं यही सीख देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, जो लोग इस पटल पर मुझे सुन रहे हैं। मैं कोई अध्यापक नहीं हूँ, बैंक की नौकरी में रहा हूँ। वहाँ थोड़ा बहुत बोलने की जो कला छोटे मोटे कार्यक्रमों के संचालन से आई है, वही मैंने सीखी है। मुझे अभी तक ऐसा कोई गुरु नहीं मिला जिसमें कि सफल संचालन की कोई गारंटी मेरे पास हो, या सफल वक्ता होने की। तो मैं यहीं पर उस कवि को प्रणाम करता हूँ जिसको केंद्र में बनाकर आज की ये वार्ता मेरे द्वारा संभव हुई। मुझे समय और अवसर दिया जनसुलभ पुस्तकालय के बहुत ही प्रिय मेरे मित्र कवि, जो कि वो भी बैंक में मुख्य प्रबंधक हैं, अर्पण कुमार जी, उनके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। जनसुलभ पुस्तकालय की इस चर्चा श्रृंखला को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये चर्चा चलती रहे और नरेश सक्सेना जी का कृतित्व लोगों के बीच आलोकित, विवेचित और अनुसंधानित होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और शुभ संध्या।